जम्मू और कश्मीर विधानसभा में एलजी द्वारा सदस्यों को नामांकित करने की शक्ति को लेकर एक विवाद का जन्म हो गया है और आज की इस वीडियो में हम इसी विवाद पर बात करेंगे। वास्तव में उस विवाद का कारण क्या है, उस विवाद के कारण की वजह से कुछ अन्य प्रश्न जो सामने उभर कर सामने आते हैं, साथ ही साथ इस तरह का जो विवाद अब तक हुआ है उसको लेकर कोर्ट के अब तक क्या निर्णय रहे हैं, इन सभी पक्षों को आज के इस वीडियो में समझने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या मामला है और क्या उसको लेकर विवाद हुआ है और क्या उस पर न्यायालय के निर्णय रहे। नामित सदस्यों की नियुक्ति पर क्या विवाद हुआ है, तो दरअसल मामला यह हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक हलफनामा दाखिल किया है, एक हलफनामा दायर किया है। हलफनामा क्या होता है, तो एक शपथ पत्र होता है जो कानूनी रूप से एक प्रक्रिया होती है। उसमें यह बताया जाता है कि हमारे द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से कानून सम्मत है, वो सही है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर लद्दाख जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है वहां पर एक हलफनामा यहां पर दायर किया है और उसमें शपथ पत्र में यह बताया है कि जो जम्मू कश्मीर में जो एलजी होते हैं उनको विधानसभा में 5 सदस्यों को नामित करने का अधिकार होता है। और इस अधिकार के साथ साथ इसमें तो कोई नई बात नहीं है, अगर 5 सदस्यों को नामित करने का अधिकार है तो ठीक है, लेकिन साथ साथ इस शक्ति का प्रयोग जब वो करेंगे तो बिना मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के भी वो ऐसा कर सकते हैं। ये बात केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा जो न्यायालय है वहां पर जो हलफनामा या शपथ पत्र दिया गया उसमें कही गई है। अब इसको हम समझते हैं दरअसल इसको लेकर विवाद क्यों हुआ है। तो इसको लेकर विवाद कैसे हुआ है, क्या हुआ है, उस पूरे घटनाक्रम को हम समझेंगे, एक एक करके बात करेंगे। तो देखिए, जो नामांकित सदस्य होते हैं उनसे संबंधित हमारे यहाँ जो संविधान है उसमें प्रावधान किया गया है। यानी कि आप जानते हैं कि लोकसभा में पहले जैसे 2 एंग्लो इंडियन नामांकित किए जाते थे, हालांकि 2020 में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इसके अलावा आप राज्यसभा में भी देखेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की हालांकि वहां पर सलाह ली जाती है और कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि जो फील्ड के लोग मर्मज्ञ होते हैं उनको यहाँ पर नामांकित राज्यसभा में भी किया जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे विधान परिषद में भी जो राज्यपाल होते हैं सामान्य रूप से क्या करते हैं, राज्य की मंत्रिपरिषद की वहां पर सलाह लेते हैं और वहां पर भी वो कुछ लोगों को नामांकित करने की व्यवस्था बनाई गई है। सामान्यतः जहां नामांकन हम देखेंगे कि संवैधानिक होता है या कानूनी प्रावधान पर आधारित होता है, वहां पर हम देखेंगे साधारण रूप से चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो, वहां की जो कार्यपालिका होती है वो एक सलाह मशवरा करती है मंत्रिपरिषद से वहां के, और उसके बाद वो नामांकन अलग अलग हम कह सकते हैं अधिनियमों या प्रक्रिया में उसका उल्लेख होता है और उसके आधार पर यह नामांकन किया जाता है। तो ऐसी दशा में कोई विवाद नहीं होता है क्योंकि उसके लिए पूरे के पूरे नियम और कानून स्पष्ट रूप से वहां पर उल्लेख किए गए होते हैं। लेकिन विवाद कहां पर होता है, विवाद वहां पर होता है जहां पर यह प्रक्रिया ही स्पष्ट न हो। जहां पर प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होगी तो ऐसी दशा में डिस्प्यूट या विवाद होने की संभावना होगी। अब जैसे अगर दिल्ली का उदाहरण आप ले लें तो दिल्ली में आप जानते हैं कि जो राज्य स्तरीय नामांकन है उसका प्रावधान है ही नहीं, तो वहां विवाद होने की कोई संभावना ही नहीं है। अब वहीं पर अगर पांडिचेरी की बात कर लें, पुडुचेरी की बात कर लें, तो पुडुचेरी में आप देखेंगे कि नामांकन का जो प्रश्न है तब उभरता है जब केंद्र और राज्य में अगर टकराव की स्थिति हो, दोनों में अलग अलग सरकार हो, अलग अलग राजनीतिक दल की सरकार हो, तो ऐसी दशा में वहां भी डिस्प्यूट हो सकता है। उसको भी लेकर न्यायालय के कुछ मामले, कुछ निर्णय, जो मामले गए थे न्यायालय में वो दिया गया, उसको भी हम देखेंगे और साथ साथ अभी जो हालिया विवाद है इसको भी देखेंगे जो कि जम्मू कश्मीर को लेकर आया है। अब देखिए, यहां पर जो संबंधित प्रावधान है ये बात तो स्पष्ट है कि ये हमारे संविधान में इसके लिए अलग अलग प्रोविजन किया गया है। संविधान और संसद, राज्य विधानमंडल में नामित सदस्यों का जो प्रोविजन है, आप चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे जो लोकसभा में पहले समाप्त कर दिया गया था, या विधान परिषद में 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं, तो ये प्रोविजन है, आप भी जानते हैं। दिल्ली की बात अगर करेंगे तो ये जो केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति की अगर बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली के लिए अगर आप बात करें तो दिल्ली में अधिनियम 1991 जो है उसके तहत 70 निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉमिनेटेड जो विधायक हैं वो नॉमिनेशन की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। पुडुचेरी की अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में अधिनियम 1963 के तहत 30 निर्वाचित सदस्य होंगे और केंद्र सरकार अधिकतम यहाँ पर 3 नामित सदस्यों को नामित कर सकती है। तो पुडुचेरी में 3 नामित सदस्य हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर की भी बात करें तो यहाँ पर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जो कि संशोधित किया गया 2023 में, उसके तहत 90 निर्वाचित सीटें होंगी और उसके बाद धारा 15, 15A, 15B के तहत जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उनको 5 सदस्यों को नामित करने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन ये केवल यहाँ पर तो कोई विवाद नहीं है, 5 सदस्यों को नॉमिनेटेड करने का यहाँ पर अधिकार मिला हुआ है एलजी को, जिसमें कि 2 महिलाएं होंगी, 2 कश्मीरी प्रवासी होंगे, एक विस्थापित व्यक्ति होगा जो पीओके से विस्थापित होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि मंत्रिपरिषद की वहां पर
सलाह मशवरे की आवश्यकता है कि नहीं है, इसी बात को लेकर विवाद है। और जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा कि वहां पर मंत्रिपरिषद के किसी भी प्रकार के एड और एडवाइस की आवश्यकता नहीं है। अब इस पर हम देखें कि न्यायालयों ने क्या महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं और उससे क्या निहितार्थ निकल कर आते हैं। तो देखिए, एक मामला था के लक्ष्मी नारायण बनाम भारत संघ 2018 में, पुडुचेरी से संबंधित ये मामला था। यहां पर क्या हुआ कि जो मद्रास हाईकोर्ट है, मद्रास उच्च न्यायालय ने यहां पर कहा था पुडुचेरी विधानसभा में कि 3 सदस्यों का जो नामांकन है उसमें केंद्र सरकार उसको कर सकती है और मंत्रिपरिषद की जो सलाह है उसमें किसी भी प्रकार की सलाह पर डिपेंड केंद्र सरकार नहीं है। ये एक मामला, एक नजीर बनती है। लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया विभिन्न अपीलों के माध्यम से। तो जब मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया तो उस अपील पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इन सिफारिशों को निरस्त कर दिया। तो हाई कोर्ट का जो फैसला था, एक तरह से वो सिफारिशें जो इसमें की गई थी हाई कोर्ट के माध्यम से, उसको निरस्त भी कर दिया गया। फिर एक मामला भारत संघ बनाम दिल्ली सरकार का आता है, जो कि 2023 का मामला है। हालांकि ये मामला प्रशासनिक दुविधा को लेकर था, यानी कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो प्रशासनिक टकराव थे उसको लेकर था। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर कोर्ट ने कही थी उसको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इसीलिए इस केस को आपको एक बार जानना होगा। यहाँ पर मामला भले ही प्रशासनिक टकराव का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बात कही, त्रिस्तरीय श्रृंखला की बात करी, यानी कि ट्रिपल चेन ऑफ कमांड की बात कही। अब क्या है त्रिस्तरीय श्रृंखला, यानी कि ट्रिपल चेन ऑफ कमांड क्या है? तो यहां यह कहा गया, इस तरह के टकराव की स्थिति में सबसे मूल बात जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जहां पर भी नियमों में अस्पष्टता होगी, प्रक्रिया में अस्पष्टता होगी, तो वहां पर सबसे मूल बात, प्रक्रिया में अस्पष्टता का मतलब जब किसी भी नियम या कानून की प्रक्रिया में साफ साफ ये उल्लेख नहीं हुए है कि किस काम को किस तरीके से करेगा व्यक्ति, कौन करेगा, जब अस्पष्टता की स्थिति होगी तो ऐसे मामले में क्या होता है, कोर्ट आगे आता है, आगे बढ़कर वो नियमों को स्पष्ट करने का काम करता है। तो कोर्ट ने यहां पर एक बात जो कही थी वो ये कही थी जिससे कि गलतफहमी दूर हो सके। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी जो होता है उसकी जवाबदेही किसके प्रति होती है? वो मंत्री के प्रति जवाबदेह होता है। और मंत्री जो होता है किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो मंत्री विधानमंडल के प्रति जवाबदेह होता है। और विधानमंडल किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो विधानमंडल जनता के प्रति जवाबदेह होता है। और अंततः जो जवाबदेही है वो जनता के प्रति है, यानी कि मूल भाव क्या है? लोकतांत्रिक जवाबदेही। यानी कि लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यह है कि जनता के प्रति जवाबदेही आपकी सुनिश्चित होनी चाहिए, और ये लोकतंत्र का मूल भाव है, लोकतंत्र की जड़ है। तो कोई भी कार्य ऐसा हो जहां पर लोकतंत्र के मूल भाव को अगर ठेस लगे तो उसको ये माना जाएगा कि ये डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के अगेंस्ट है। तो इसीलिए जनता के प्रति यहां जो जवाबदेही तय की गई, हालांकि ये प्रशासनिक मामला था, ये बात स्पष्ट तौर पर आप जान जाइए, लेकिन कोर्ट का झुकाव हमेशा इस तरफ रहा है कि सरकार या अधिकारी अपनी शक्ति का अगर जो उपयोग करें तो वो साफ सुथरे तरीके से करें और वहां पर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और साथ साथ जनता के प्रति जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी उनकी बनी रहे। तो अगर नियम में कोई कमी है या धुंधलापन है तो कोर्ट उस पर हमेशा सुधार और स्पष्टता की सलाह देता है। और यहां पर उसने यही कहा कि जब केंद्र राज्य के बीच में जो टकराव की स्थिति आई तो अंत में ये बात ध्यान रखना है कि जो भी कदम या जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं उसमें जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है कि नहीं। अगर वो सुनिश्चित हो रही है तो वो नियम और प्रक्रिया ठीक है, और अगर वो सुनिश्चित नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार की स्पष्टता की कमी है, तो उस पर उस तरह के नियम को बनाए जाने की जरूरत है। तो न्यायालय के इस निर्णय में भले ही ये प्रशासनिक मामलों की टकराहट थी, एक बात स्पष्ट तौर पर निकल कर सामने आई कि यहाँ पर भले ही ये भर्ती नियुक्ति या प्रशासनिक नियुक्तियों के मामलों पर लागू हुआ था, पर न्यायालय की व्याख्या जो थी वो नामांकन मामलों पर भी प्रभाव डाल सकती है। यहाँ पर यह बात स्पष्ट होती है क्योंकि इसका मूल भाव क्या है? जनता के प्रति जवाबदेही है। अब मुद्दा क्या है और संभावित चिंताएं क्या है? संभावित चिंता यह है कि अब देखिए, एलजी को उन मामलों में जहां पर विधानसभा के पास विधायी अधिकार है, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के अधीन माना गया है, यानी कि प्रशासनिक निर्णयों में लोकतांत्रिक जवाबदेही जरूरी है, वहां पर तो स्पष्ट किया गया है। लेकिन ऐसे मामलों में नियमों की स्पष्टता न होने की वजह से कुछ चिंताएं हैं, कुछ आगे की ऐसी संभावित चिंताएं हैं जिसको यहां जानना जरूरी है। तो देखिए, राजनीतिक टकराव की एक तो आशंका रहती है कि ऐसी दशा में जहां पर नियम कानून में स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि नामांकित अगर हो रहा है कोई व्यक्ति तो वहां पर मंत्रिपरिषद के सलाह की जरूरत है कि नहीं है। जहां पर है उल्लेख स्पष्ट रूप से वहां कोई विवाद नहीं है, लेकिन जहां पर इस प्रकार के बादल के धुंध आपको दिखाई दे रहे हैं तो वहां पर केंद्र और राज्य में अगर अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकार है, ऐसी जगहों पर खासकर यूटी और यहाँ पर जो अभी मामला हुआ है इसको देखने पर,
तो राजनीतिक टकराव की एक आशंका बनती है। तो एक तो ये चिंता है। दूसरा ये है कि छोटे विधानसभा जहां पर है, मान लीजिए कि वहां पर कम सीट है और वहां पर जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पुडुचेरी हो गया, अब यहां पर जो नामित विधायक होंगे, जो 5 की इनकी संख्या है, ये बहुमत अल्पमत के बीच में जब कम फर्क होता है, मान लीजिए कहीं संख्या ही कम है, तो वहां पर 5 विधायक जो हैं वो अहम और निर्णायक मत देने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। यानी कि जो अगर दोनों के बीच का फासला, दोनों पार्टियों के बीच में अगर किसी मत पर थोड़ा ही फासला है, तो उसमें ये 5 सदस्य जिस तरफ जाएंगे उसका पलड़ा भारी हो सकता है। तो ऐसी दशा में हम ये कह सकते हैं कि जो बहुमत की सरकार चुनकर आई है, अगर उसके अगेंस्ट मान लीजिए केंद्र सरकार, एक उदाहरण दिया जा रहा है यहां पर, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह भी हो सकता है कि जो बहुमत की चुन के जनता द्वारा सरकार आई है उसके अगेंस्ट ये 5 सदस्य चले जाते हैं। तो हो सकता है कि जो बहुमत का निर्णय है या लोकमत का जो निर्णय है उसके अपोजिट निर्णय हो जाए। तो एक ये भी चिंता व्यक्त की जाती है कि जो नामित विधायक हैं बहुमत अल्पमत की स्थिति को बदल सकते हैं, ये भी एक चिंता है। साथ ही साथ लोकतांत्रिक जनादेश यानी कि पॉपुलर जो मैंडेट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। और इसमें मूल बात यही कही गई है कि जो पॉपुलर मैंडेट है यानी कि जिसको जनता ने चुनकर भेजा है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का जो मूल भाव है वो यही है कि जनता के माध्यम से, जनता में ही शक्तियां निहित होती हैं, तो जनता का प्रतिनिधित्व जो भी करता है उसके लिहाज से यहाँ पर कदम उठाए जाने चाहिए। तो ये जो असंतुलित प्रतिनिधित्व है, हम कह सकते हैं कि जो छोटे असेंबली में हम कह सकते हैं कुछ लोग जो चुन के आने पर नामित सदस्य परिणामों को बदल सकते हैं, तो प्रतिनिधित्व जो है वो कहीं ना कहीं उसमें एक असंतुलन की स्थिति बन सकती है। तो ये भी एक चिंता की बात है। अब सवाल उठता है कि इसमें आगे की राह क्या हो सकती है। तो आगे की राह आप क्या सोचते हैं क्या हो सकती है? एक दो तो चीजें हम स्पष्ट कर दें कि जैसे कि मान लीजिए जो कानूनी स्पष्टता नहीं है, ऐसी दशा में क्लैरिटी नहीं है कानूनों को लेकर कि संसद या विधि निर्माता जो भी है वो नामांकन प्रक्रिया में कौन नामित करेगा या सलाह कौन देगा, किसकी सलाह की अनिवार्यता है, चयन का मानदंड क्या होगा, सार्वजनिक उसका प्रकट करने का माध्यम क्या होगा, और स्पष्ट करने वाले जो भी नियम होने चाहिए वो क्या होने चाहिए। अगर सारी चीज स्पष्ट हो, जैसा कि अन्य जगहों पर स्पष्ट है, चाहे वो राज्यसभा का मामला हो, विधान परिषद का मामला हो, तो वहां पर कोई विवाद नहीं होता है। लेकिन जहां पर नियमों में अस्पष्टता है तो इसको स्पष्ट करने की एक तो जरूरत है। और अगर इसमें जो विधायी व्यवस्था हमारी है, अगर संसद या नियम कानून बनाने वाली जो संस्था है अगर वो इसको स्पष्ट नहीं कर पा रही है, किसी तरह की दुविधा है, तो यहाँ पर न्यायपालिका का भी मार्गदर्शन लिया जा सकता है। और यदि संघ या यूटी के बीच में विवाद इसी तरह से बना रहता है तो न्यायपालिका को भी आगे बढ़कर इस विवाद को सुलझाने के लिए एक स्पष्ट नियम और कानून बनाने का आदेश निर्देश निर्गत करने के लिए मार्गदर्शन दिया जा सकता है। तो ये दो तो मेरे हिसाब से आगे की राह में हो सकते हैं। और आप क्या सोचते हैं और कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि इसमें आगे का रास्ता क्या हो सकता है, जो कि भारत जो लोकतांत्रिक देश है उसमें लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत रखने में वो राय अमल में लाई जा सके और वो राय को आगे की राह के रूप में देखा जा सके। तो इसको कमेंट करके जरूर बताइए ताकि आपकी राय से हम भी वाकिफ हो सकें। चलिए अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं और आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं कि धारा 15, 15A और 15B के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा में नामित सदस्य किन श्रेणियों से होंगे। विकल्प ए है 3 महिलाएं और 2 वरिष्ठ नागरिक, विकल्प बी है 2 महिलाएं 2 कश्मीरी प्रवासी 1 पीओके से विस्थापित व्यक्ति, सी है 2 अनुसूचित जाति 3 अनुसूचित जनजाति के सदस्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जरूर दें कमेंट बॉक्स में। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।